देखिए, कभी भी पुलिस वालों का यह मकसद नहीं होता है कि किसी को जान से मारा जाए। कोई रिलेटिव होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई उनके गैंग का मेंबर होगा, वो आप पे अटैक कर सकते हैं। देखिए, तमाम लोग इस फिराक में रहते हैं, तैयारी करते हैं। हम लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं। हम भी तैयार रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी हालिया 7-8 महीना पहले मैं टाटानगर जमशेदपुर झारखंड में हम लोगों ने इनकाउंटर किया, जिसमें मुझे भी गोली लगी है। आर पार हो गया कंधे में गोली, हड्डी को छीलते हुए। एक नहीं, दो नहीं, 5 गैलेंट्री अवार्ड आपको मिले। 5 गैलेंट्री अवार्ड बहुत बड़ी बात है। और आपकी अभी 10 साल की नौकरी बाकी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और आपने 50 से ऊपर इनकाउंटर किए हैं। 10 साल में तो मुझे लगता है आप 150 का क्रॉस कर जाएंगे फिगर। ऐसा कुछ नहीं है। Hello everyone, I'm your host Charanpreet Singh Bagga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show। आज हमारे साथ एक प्रसिद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कि एसटीएफ में डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक पे हैं, श्री डी के साही साहब। डी के साही साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, आपने 2001 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की और आपकी भर्ती हुई सीधे फील्ड आपको मिली, या आपने फील्ड में आते ही सोचा कि मैं एसटीएफ ज्वाइन कर लूँ? नहीं, पहले सिलेक्शन के बाद हम लोग ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग होता है। फील्ड ट्रेनिंग में मेरी पोस्टिंग जनपद गोंडा में हुई थी। गोंडा के बाद मैं लखनऊ आया। लखनऊ कुछ दिन जॉब करने के बाद थाने पर फिर मैं एसटीएफ में इंटरव्यू दिया और मेरा एसटीएफ में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं एसटीएफ चला गया। तो एसटीएफ में सिलेक्शन होता है, मतलब कुछ सबको जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको चुना जाता है कि कैसे? जी, एसटीएफ में रिक्वायरमेंट वो मांगी जाती है और फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर इंटरव्यू कॉल होता है। इंटरव्यू अधिकारियों की एक टीम के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें जो लोग एसटीएफ में कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हीं का चयन होता है। तो मैं ये मानूं कि जो एसटीएफ में ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस फोर्स के वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। साई जी, आपने 2001 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की और आप उसके बाद 2003-2004 में आपका सिलेक्शन हो गया एसटीएफ में। इसके पीछे क्या रीज़न था? मुझे शुरू से ही उत्सुकता थी कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मेरा एक तरह से पहले से छात्र जीवन से ही था कि पुलिस में चलें और ये जो समाज के इस तरह के लोग हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसलिए मैंने भी इसी उत्सुकता बस एसटीएफ का इंटरव्यू दिया। मेरा सिलेक्शन हुआ एसटीएफ में। उसके बाद मैं एसटीएफ में कार्य कर रहा हूँ। बचपन से ही आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का शौक था, या बचपन में कोई इस तरह का हमारा वो नहीं था कि हम पुलिस फोर्स में जाएंगे? हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। उसमें वैकेंसी आई, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया, फिर मैं पुलिस फोर्स में चला गया। बचपन से कोई ये पहले से नहीं था कि हम पुलिस में ही जाएंगे। कहते हैं एसटीएफ में जो अधिकारी जाना चाहता है, काफ़ी जाना चाहते हैं, काफ़ी नहीं जाना चाहते हैं। जो नहीं जाना चाहते हैं उनके पीछे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक 1% फियर फैक्टर होता है, कोई डर होता है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अलग अलग कार्य शैली होती है। किसी को कुछ करना पसंद होता है, किसी को कुछ करना पसंद होता है। पसंद नापसंद के हिसाब से आदमी फील्ड का चयन करता है। इसीलिए कुछ लोग एसटीएफ में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अदर फील्ड में जाना चाहते हैं। तो जिसको जहाँ कार्य करने का, जहाँ जिसको हाँ, आनंद आए। आप तो वैसे क्षत्रिय हैं, आपको शौक भी है गोली चलाने का, शूटिंग का। तो ये एक रीज़न था कि एसटीएफ में जाएं और अपराध कम करें, अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया जाए। देखिए, कभी भी पुलिस वालों का यह
मकसद नहीं होता है कि किसी को जान से मारा जाए। हम जब भी घर से निकलते हैं, आज तक कभी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया गया कि किसी को मारना है। हम लोग को ये रहता है कि हम जाएंगे, अपराधी को, क्रिमिनल है, शूटर है, हत्यारा है, बलात्कारी, इसको पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाने के इरादे से जाते हैं। वहाँ ऐसी परिस्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है कि गोली चलाना पड़ता है, नहीं तो आम केसेस में हम लोग पकड़ के जेल ही भेजते हैं। परिस्थिति पैदा हो जाती है कि परिस्थिति पैदा कर दी जाती है? नहीं, हम जब भी किसी इस तरह के खतरनाक अपराधी को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस अपराधी के द्वारा हम लोगों पे अपने बचाव के लिए वो फायरिंग, कि न पकड़ा जाए, फायरिंग शुरू करता है, जिससे आम जनमानस, पुलिस की पूरी टीम खतरे में पड़ जाती है। उसको काबू में करने के लिए हम लोग संतुलित फायर करते हैं कि किसी तरह से इसको हम लोग पकड़ लें। उसमें कभी कभी गोली उसको लग जाती है, घायल हो जाता है, और हम लोग कोशिश करते हैं, अस्पताल भी ले जाते हैं, कुछ लोग बच भी जाते हैं अस्पताल जाके, और कुछ लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। आपने शाहिद साहब अभी बताया कि कईयों को आप अस्पताल ले जाते हैं जिनको कहीं जिनकी उम्मीद होती है बचने की, उनको तुरंत मेडिकल वो हेल्प सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऐसा तो नहीं कि आप गोली ही ऐसी जगह मारते हैं कि वो बच जाए और उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए और इसको मार ही दिया जाए? देखिए, जब गोली चलती है तो आदमी उस समय इतना समय नहीं मिलता है कि उसको निशाना लगाया जाए। कोशिश करता है आदमी कि कमर के नीचे ही गोली लगे, लेकिन तमाम जगह, जैसे हम ऊंचे पर हैं, वो नीचे है, या वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ, तो फायर का जो एक्शन, फायर ऑफ एक्शन होता है, सीधा या ऊपर या नीचे होता है, तो कभी कभी वाइटल पार्ट पे भी गोली लग जाती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आज के दौर में यूपी को कहा जाता है कि अपराध मुक्त प्रदेश है, जो कि दिखता भी है, जो हमें पता भी है। लेडीज़, महिलाएं बहुत सेफ फील करती हैं, हम लोग सब, आम जनता सेफ फील करती है। गुंडागर्दी के नाम पे, माफिया के नाम पे सब खत्म हो गया है। उसका श्रेय सारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है और आपके विभाग को जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स को। कहीं ना कहीं हम लोग को लगता था कि ये अपराधी है, ये खूंखार अपराधी है, इसको कोर्ट नहीं जाना चाहिए, इसको जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेट पे डेट लगेगी। तो एसटीएफ जो करती है, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी वो फायरिंग कर देता है, आपको जवाब में फायरिंग करनी पड़ती है। ये जो टैक्टिक है, ये टैक्टिक जनता के लिए तो बहुत अच्छी है, सेफ फील करती है, मगर इसके पीछे क्या राज क्या है? देखिए, ये कोई टैक्टिक नहीं है। आदमी जाता है, आपको पता होगा, अक्सर पर डे 10-20 एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां पलटती हैं। ऐसा नहीं कि पहली गाड़ी पलटी हो इतिहास में, पर डे कुछ गाड़ियां पलटती हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट में मार देते हैं, 10-10, 20-20 लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है। तो ये कोई टैक्टिक नहीं है, ऐसा नहीं कराया जाता, ये हो जाता है, ये होता है। और जहाँ तक अपराध को ख़त्म करने की बात है, पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का इसमें योगदान है, केवल एसटीएफ का ही योगदान नहीं है। हाँ, एसटीएफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्रिमिनल पे नकेल कस रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस, शासन और प्रशासन दोनों के सहयोग से इन अपराधियों पर काबू पाया गया है, और आगे भी पूरा पुलिस फोर्स और शासन प्रशासन के आपसी समन्वय और सहयोग से ही इन अपराधियों पर काबू पाया जाएगा। सही साहब, आपने पहला एनकाउंटर किया राकेश सिंह प्रधान का जी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बहुत एक खतरनाक अपराधी था। जौनपुर में उस पर, जौनपुर, बनारस, लखनऊ, कुल मिला 50 से ज़्यादा केसेस थे। उस समय वो 2-2, 3-3 मुकदमों में वांछित था। यहाँ एसएसपी श्रीनौनी सिकेरा सर थे, काफ़ी दिनों से मुख्य तलाश थी। हम लोगों ने उसको यहाँ पे भी 2-3 लोगों को धमका रहा था। उसमें कुछ टॉप मोस्ट माफिया अपराधी भी उसके साथ में थे। जब उसको पकड़ने का तो उसी प्रयास किया गया, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका था, और उस पर इतनी गोलियां उन लोगों ने चलाई, उसमें जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ था, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आप
आपने, ये आपका पहला इनकाउंटर था, तो कोई आपके अंदर भय था, कोई डर था, कुछ ऐसी फीलिंग कि आज ये हो जाएगा, मैं घर आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, कैसे? देखिए, हर आदमी को जब गोली चलता है तो लगता तो है कि गोली हमको लगेगी, हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन भय नहीं हुआ, क्योंकि उस अपराधी का इतना बड़ा हो था और उसके जो अपराध थे उसको जान के लगता था कि इसको चाहे जो हो जाए हम पकड़ेंगे ज़रूर आज। वो बात अलग है कि उसको गोली लग गई, उसकी मृत्यु हो गई, जबकि हम लोग कोई मारने का इरादा नहीं था, पकड़ने का इरादा था। तो भय नहीं लगता है, भय मुझे आज तक नहीं लगा। शुरू से मैं कभी डरता नहीं हूँ और आगे भी मुझे डरने का कहीं कोई चांस नहीं है। साईं साहब, आपने 50 से ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं अपनी सर्विस में, और आपकी भी तो लंबी सर्विस है। आपको कहीं ये नहीं लगता जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आप पे, जैसे उनका कोई रिलेटिव होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई उनके गैंग का मेंबर होगा, वो आप पे अटैक कर सकते? देखिए, तमाम लोग इस फिराक में रहते हैं, तैयारी करते हैं, हम लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, हम भी तैयार रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भय नहीं रहता है, ये हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे दोस्त में सबको पता है कि जब इस नौकरी में है, समाज सेवा की भावना लेके हम लोग निकले हैं, ज्वाइन किए हैं, जनता की भलाई के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए, दुखियों की मदद के लिए। तो जो भी अपराधी हमारे विषय में सोच रहा होगा, हम लोग भी उसके विषय में सोचते हैं। हम लोग भी अपनी टीम के द्वारा सर्विलांस करते रहते हैं, कौन अपराधी क्या कर रहा है, कौन क्या, कहाँ क्या उसकी प्लानिंग है। तो अपने बचाव के लिए हम लोग भी हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी घटना दुर्घटना तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है, तो उसको सोचा जाए तो फिर हम काम करना बंद कर देंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम डर जाएं, हमको ये लगे हमको गोली मार देगा अपराधी, तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर हम ये नौकरी नहीं कर पाएंगे, छोड़ना पड़ेगा। हम तैयार हैं, हमेशा आजीवन तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए, अपराधियों से, और कभी उसकी फिक्र नहीं करते कि कल क्या होगा। वर्तमान में जीते हैं, अपराधी सोचता है सोचे, हम भी उसके विषय में सोचते हैं। तो आप मतलब पूरी रेकी करते हैं, जैसे आपने किसी अपराधी को मार दिया तो उसका बेटा या उसका कोई रिलेटिव या कोई दूर का रिश्तेदार या गैंग का कोई मेंबर वापस रिटेलिएट कर सकता है? हम लोगों सबको सर्विलांस पर रखे रहते हैं, देखते रहते हैं। अपने लोग जो हैं, हमारा जो तंत्र है उसको सक्रिय किए रहते हैं कि इनके विषय में जो भी जानकारियाँ हों हमको देते रहें, क्या कर रहे हैं। अगर वो गलत कामों में, कार्यों में लिप्त हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। अगर वो लोग सही काम कर रहे हैं तो कोई मतलब भी हम लोग नहीं रखते। साईं साहब, कभी भी आपने प्रदेश के बाहर जाके कोई एनकाउंटर किया या किसी को पकड़ा? कई बार किया हमने। मैंने मुंबई में एनकाउंटर किया दिलीप यादव का। मैंने अभी हालिया 7-8 महीना पहले मैं टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड में अनुज कन्नौजिया का हम लोगों ने एनकाउंटर किया, जिसमें मुझे भी गोली लगी है, आर पार हो गया कंधे में गोली, हड्डी को छीलते हुए। मैंने राजस्थान में पकड़ा, झारखंड में पकड़ा, बिहार में पकड़ा, और एनकाउंटर मुंबई में और जमशेदपुर मैंने किया है। तो ये क्या आसान होता है या आपको वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत लंबा प्रोसेस है? कोई काम आसान नहीं होता, बहुत कठिनाई होती है, लेकिन वहाँ के लोकल पुलिस का सहयोग मिलता है हम लोगों को, हमेशा आपसी समन्वय रहता है हम लोगों का। तो वहाँ कभी एसटीएफ डिपार्टमेंट ही आपके साथ रहता है या नहीं? ये कोई जरूरी नहीं है कि एसटीएफ रहे, वहाँ लोकल पुलिस भी रह सकती है, एसटीएफ भी रह सकती है, एटीएस भी रह सकती है, एसओजी भी, जैसा ज़रूरत होता है उस तरह से हम लोग सहयोग लेते हैं। तो वो आपको अलाउ कर देते हैं कि, या कहते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन है, हम ही गोली चला सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, गोली चलाने गोली चलाने कोई ऑप्शन नहीं होता है। गोली तो तब चलती है जब वो अपराधी गोली चलाने लगे, तब चलता है। जाते तो हम पकड़ने ही, ऑपरेशन बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, मर्डर करके, लूट करके, रेप करके फरार है, इसको पकड़ना है। इस नियत से हम लोग आपस में बातचीत करके उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। दरमियान गिरफ्तारी, उसके द्वारा अगर हिंसक कार्रवाई की जाती है तो हम लोग उसको काबू में करने के लिए फायर करते हैं, और मैक्सिमम तो गिरफ्तार होकर चले आते हैं। कभी किसी को लग गई गोली तो उसकी मृत्यु हो जाती है। साईं साहब, सुल्तानपुर का एक एनकाउंटर हुआ था, बहुत ही नामी एनकाउंटर था, आप बहुत हाईलाइट हुए थे, आपने खुद किया था, स्वयं आपने ही किया था, मंगेश कुमार यादव।
जी उसको भीड़ में आपने, मतलब पब्लिक प्रेजेंस में उसको मारा गया था। जी। आपको कोई ये नहीं लगा कि कोई पब्लिक को गोली लग सकती है, कि जनता को लग सकती है, कैसे कर सकते हैं? मतलब कहते हैं आप सिक्का उछालिए और आपका निशाना सिक्के पे लगता है, ये एक फोर्स में कहा जाता है ऐसा। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों उसको पकड़ने का प्रयास किए थे और दौरान गिरफ्तारी उसको इंजरी हुआ, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इलाज के दौरान ही मृत्यु हो मृत्यु हो जाती गई। है, ऐसा क्यों? चोट लगा था, चोट गंभीर होगा, या तमाम लोगों को तमाम परेशानी रहती है, दिक्कतें रहती हैं, या पेशेंट रहते हैं तो शौक से भी हो जाते हैं। ऐसा आपने कभी महसूस किया कि जो ये माफिया हैं, खूंखार माफिया, इनके पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, कुछ ऐसा है? हाँ, माफियाओं के पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन हैं, सारे इंग्लिश वेपन हैं, 30 के 9mm हर बोर के इनके पास असलहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती आपकी फोर्स को, डिपार्टमेंट को? प्रॉब्लम होती है, हम लोग को ट्रेनिंग इसी बात का तो मिलता है कि हमको कैसे निपटना अपराधियों से, आतंकवादियों से, तो इसकी ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं। तो अपना आम जनमानस का बचाव करते हुए हम इन पर कार्रवाई करते हैं। कभी कभी जनता के लोग भी मर जाते हैं, आप देखिए इन बदमाशों गोली से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता का एक भी व्यक्ति, निर्दोष एक भी व्यक्ति न मरे, उसको कोई हानि ना हो, भले मेरी जान चली जाए, आम आदमी, निर्दोष आदमी को खरोंच ना आए, इस मकसद से हम लोग कार्रवाई करते हैं। फिर हमारी टीम होती है, तो अगर मान लीजिए हम टीम को लीड कर रहे हैं तो मेरा ये दायित्व तो है कि कुछ भी हो तो पहले मुझे हो, मेरे टीम के किसी सदस्य को ना लगे। इसी उसमें 2 बार मुझे गोली लग चुकी है, पहले भी एक बार लगी थी। सोनू तोमर और मोनू चौहान, दोनों ग्वालियर के बहुत दुर्दांत अपराधी थे और वांछित थे, बहुत बड़े अपराधी थे। उनकी गिरफ्तारी के दौरान भी मुझे गोली लगी थी। मैं 4 दिन 5 दिन मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, उसमें भी वो दोनों बदमाश मारे गए थे। शाही साहब, कई माफियाओं के नाम, जो बड़े माफिया उनका तो हमें पता है, जैसे मुक्ता अंसारी हो गए और अतीक अहमद हो गए, कईयों के नाम तो हमने सुने ही नहीं होते हैं और आप लोग उनका सफाया करते रहते हैं और प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बनता रहता है, बनाते रहते हैं आप लोग। ये आप लोग कैसे सर्विलांस पे लगे होते हैं? आपके पास लिस्ट है कुछ लोगों की, कैसे? देखिए, जिसका जो कार्य होता है उसके विषय में उसको अच्छी जानकारी होती है। जैसे आपको तमाम अच्छे अच्छे पत्रकारों के विषय में जानकारी होगी, तमाम सोशल एक्टिविस्ट के विषय में जानकारी होगी, जो हमको नहीं है। हम लोग पुलिस की नौकरी करते हैं, कहाँ हत्या हुआ, कहाँ लूट हुआ, यही हम लोग दिन भर देखते हैं। और फिर किसने किया, इस पर हम लोग चलते हैं। फिर हम पता करते हैं सर्विलांस से, मुखबिर से, अपने जितने तंत्र लगाते हैं, भाई फला अपराध किसने किया, तो हमको जानकारी होती रहती है। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश में पर डे कुछ हत्याएं हो रही हैं या देश में हो रही हैं बड़ी बड़ी घटनाएं, जिससे आप रूबरू नहीं होंगे। चूँकि हमारा वही फील्ड है, इसलिए हमको उस फील्ड की पूरी जानकारी रहती है, सारे अपराधियों के विषय में, कहाँ अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर हम पता करते हैं कौन कर रहा है, फिर कार्रवाई करते हैं। इसलिए हमको आपसे ज़्यादा जानकारी रहती है। और जो बड़े बड़े माफिया हैं, तमाम अपने मौत से मर गए, तमाम को दुश्मनों ने मार दिया, उसमें पुलिस से कोई लेना देना नहीं। पर क्रेडिट पुलिस को मिल ही जाता है? नहीं, जो पुलिस करती है उसका क्रेडिट पुलिस को मिलता है, और जो पब्लिक करती है उसका क्रेडिट पब्लिक को मिलता है। पर आज के दौर में एसटीएफ, यूपी एसटीएफ नंबर 1 मानी जाती है पूरे देश में, नंबर 1, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? यूपी एसटीएफ बहुत ही निर्भीक और समर्पित संस्था है। हमारे एडीजी श्री अमिताभ यश सर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से पूरे संगठन को लेके चलते हैं, जो हमारा एसटीएफ का संगठन है। और कब कहाँ क्या करना है पैनी निगाह रखते हैं, हमेशा रखते हैं कि कहीं पुलिस वालों से कुछ गलत कार्य ना हो और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इसके लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। उनके मेहनत का ही परिणाम है कि एसटीएफ आज इस मुकाम तक पहुंची। इसमें किसी का श्रेय नहीं है, हमारे एडीजी एसटीएफ का श्रेय है कि आज एसटीएफ को इस ऊंचाई तक ले गए। शाही साहब, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 गैलेंट्री अवार्ड आपको मिले, 5 गैलेंट्री अवार्ड, बहुत बड़ी बात है।
और आपकी अभी 10 साल की नौकरी बाकी है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और आपने 50 से ऊपर इनकाउंटर किए हैं। 10 साल में तो मुझे लगता है आप 150 का क्रॉस कर जाएंगे फिगर, और ये गैलेंट्री अवार्ड आपके 5 के मुझे लगता है 25 हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैं एक भी इनकाउंटर ना कर पाऊँ, ऐसी परिस्थिति ही ना पैदा हो कि इनकाउंटर करना पड़े, अपराधी अरेस्ट हो जाए, जेल चला जाए, तो इनकाउंटर होगा ही नहीं। अपराधी हम लोग पुलिस वालों फायर ना करे, गोली ना चलाए, हत्या ना करे, तो अपराधी क्यों मारा जाएगा, क्यों गोली का शिकार होगा। कहते हैं एक कहावत होती है, कुत्ते की दुम अगर नाली में रहेगी तब भी आप उसे निकालेंगे, सीधी नहीं होगी। अपराधी जो है वो उसके खून में है, उसके अंदर है कि उसने अपराध करना ही करना है। पर आपने उसकी डेफिनेशन भी बदल दी, आप लोगों ने, आपके विभाग ने, और खासकर आपने। अब वो जो अपराधी है वो कहता है मुझे जेल में ही रखिए, मुझे जेल घर ही नहीं जाना। कितनी ऐसी मैंने वीडियो देखे हैं, क्लिप्स देखी हैं, रील्स देखी हैं, शॉर्ट्स देखे हैं कि अपराधी कह रहा है यूपी में कि मुझे बाहर मत निकालिए, मैं जेल में ही सुरक्षित हूँ। देखिए, ये भी अपराधी भी कई तरह के हैं। कुछ अपराधियों को अपराध बोध अगर हो जाता है, उनको इसका ज्ञान हो जाता है कि मैंने गलत किया है, तमाम लोग सुधर जाते हैं और समाज की मुख्य धारा में लौट आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आयतन अपराधी होते हैं, जब निकलेंगे लूट कर देंगे, हत्या कर देंगे, रेप कर देंगे, वो सुधरते नहीं हैं। जो नहीं सुधरते हैं तो उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन तमाम अपराधी ऐसे भी हैं जो आज अपराध छोड़ के समाज की मुख्य धारा में आए और लोगों की जनसेवा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छी तरीके से जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। डीके शाही एक नाम है जो अपराधियों को सिर्फ डराता ही नहीं, वो कांपने लगते हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया कि अपराधी नहीं, माफिया आपके नाम से कांपता है, मौत कांपती है? देखिए, ये तो मेरे जीवन का एक पहलू है कि मैं अपराध पे काम करता हूँ, एसटीएफ में नौकरी कर रहा हूँ, पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, अपराधियों को पकड़ता हूँ, अरेस्ट करता हूँ। या मेरा इंटरेस्ट है कि अपराध खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा पक्ष भी है मेरा, जो आपको शायद नहीं पता, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं वॉलीबॉल एकेडमी भी बनाया हूँ। 25-30 बच्चों को शाम को खिला के मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो पुलिस में जाएँ, रेलवे में जाएँ और अच्छा इंसान बने। इसके लिए हम लोगों ने एकेडमी बनाई अपने दोस्त मित्रों के सहयोग से। आप कभी आइएगा मेरे ग्राउंड पर तो देखिएगा मेरा वो पहलू। तो शायद जैसा लोग बताते हैं कि खतरनाक हैं और ये है, तो शायद आपका वो भ्रम दूर हो जाएगा। शाही साहब, वॉलीबॉल के आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी माने गए रहे हैं, तो क्या वो एक एडिशनल बेनिफिट फैक्टर रहा आपकी फोर्स ज्वाइन करने में कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं रहा। देखिए, फोर्स ज्वाइन करने में भाई फिजिकल तो मेरा अच्छा स्पोर्ट्स की वजह से ही था। फिजिकल मुझे कोई दिक्कत ही नहीं रिटर्न पास करने के बाद। लेकिन वॉलीबॉल ने मुझे पहचान दिया है। वॉलीबॉल की वजह से आज मैं पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में मैक्सिमम खिलाड़ी हैं जो मुझे सम्मान देते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। और मैं वॉलीबॉल उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। पूर्व में हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामावतार जाखड़ जी थे, जो बड़े भाई जैसे हैं। आज भी उनसे मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है और समय समय पर हमारे उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल के विकास के लिए रामावतार भाई साहब के द्वारा हमको कई बार बताया गया, मार्गदर्शन किया गया। उनके मार्गदर्शन में ही हम वॉलीबॉल को हम लोग बढ़ा रहे हैं। निकट भविष्य में अभी हम लोगों को आईपीएल के तर्ज पे आईबीएल कराने का योजना है, जिसमें लगातार मेरी और रामावतार जाखड़ जी की वार्ता चल रही है। अगर वो अनुमति देते हैं तो इस बहुत बड़े आयोजन को उत्तर प्रदेश में पहली बार इतिहास में हम लोग कराएंगे, वॉलीबॉल का इंडियन वॉलीबॉल लीग, जिसमें विदेश की भी पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। अभी महिला इंडियन वॉलीबॉल लीग का प्रारूप तैयार हो गया है। बस रामावतार भाई जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके उसका इंतज़ार किया जा रहा, उनके निर्देशों का। जैसे वो निर्देश देते हैं, ये आपको लखनऊ में इंडियन वॉलीबॉल पहली बार देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी। आपके कंधे पे गोली लगी तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती, खेलने में कठिनाई नहीं होती? नहीं, गोली लगी थी उस समय प्रॉब्लम हुआ,
मैं बेहोश हो गया था। फिर टाटा मेमोरियल, वहाँ हॉस्पिटल है टाटा का, तुरंत मुझे ले जाया गया, वहाँ मैं एडमिट हुआ, ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हुआ। उसके बाद चूँकि हड्डी टूटी नहीं है, हड्डी को बाहर से छेदते हुए निकला है, मांस पूरा फट गया इस पार से उस पार, तो अब वो फिल हो गया। उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह किया, फिजियोथेरेपी वगैरह, अब एकदम फिट हूँ। अब आप बैक ऑन ट्रैक हैं? हाँ, मैं अब खेल रहा हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। गोली लगने के बाद जनरली अधिकारी कहते हैं कि ठीक है अब हम प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा? ये तो सवाल ही नहीं है। वो तो वो करेगा जो डर जाएगा। मेरे अंदर डर है ही नहीं है, न मैं डरता हूँ। गोली एक बार नहीं 10 बार लगे, मौत आनी होगी तो गोली से होगी मौत। जो मारेगा वो भी तो सोचेगा कुछ, तो उसका कोई परवाह नहीं है। आपने डर को ही डरा दिया? नहीं, डर को डराने मैं डरता नहीं हूँ, बस चलाओ गोली जितनी चलानी हो। सक्षम होंगे हम जवाब देंगे, नहीं सक्षम होंगे परास्त हो जाएंगे। सही साहब, एक बहुत मशहूर कांड हुआ था गोंडा का, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। बहुत गरीब परिवार था, बिलो पॉवर्टी लाइन, लोधी परिवार। आपने उसको, शूटर को पकड़ के आपने उसका इनकाउंटर किया और आपने फिर उस बच्ची की शादी कराई जिसमें आप थे, आपकी पुलिस फोर्स थी, गोंडा पुलिस थी, डिपार्टमेंट था आपका। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, एक डिक्सिर विधानसभा है गोंडा में, वहाँ एक बहुत ही गरीबार लोधी परिवार था, इकलौता भाई था उसका, और डकैतों ने उसके घर डकैती डाली। वो डकैत पासी था, अच्छा नाम था, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और वो जब उसका भाई जग गया, विरोध किया तो गोली मार दिए। उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। उस बेचारी बच्ची की शादी भी टूट गई। भाई नहीं रहा, अभाव में शादी टूट गई लड़की। फिर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, चलो इस बदमाश को पकड़ा जाए और पकड़ के इसको जेल भेजा जाए। तो हम लोग एडीजी सर को बताया कि सर ऐसी बड़ी घटना हो गई है। उन्होंने कहा पहले इसको अरेस्ट करके जेल भेजो और उस बच्ची की शादी हम पूरे एसटीएफ परिवार के लोग मिलकर कराएंगे, एज भाई बन के, पिता बन के, जो मतलब जो उसको उस रिश्ते विधि विधान के हिसाब से। उसके बाद पूरी टीम लगी रही। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि ये क्षेत्र में छुपा हुआ है, बाराबंकी क्षेत्र में, चूँकि गोंडा बाराबंकी बॉर्डर है। टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई, इसके द्वारा अंधाधुंध, क्योंकि इस पर करीब 75 मुकदमे हैं, जिसमें 10-12 मर्डर के मुकदमे हैं। बहुत ही दुर्दांत अपराधी था ये, इसको कोई पकड़ नहीं पाता था। दुर्दांत दौरान गोलीबारी इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर हम सब लोग आपस में चंदा कलेक्ट किए। इसमें एक हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक बड़े भाई हैं श्री समीर त्रिपाठी जी, जो मेधज एक उनकी कंपनी है, उसके मालिक हैं। उन्होंने भी कुछ सहयोग किया थी। और एडीजी सर के निर्देशन में पूरी शादी बहुत धूमधाम से हम लोगों ने, उसको भाई की कमी नहीं महसूस होने दिया, हम लोगों ने कराया था। बच्ची बहुत खुश है, उसकी शादी हो गई, आज अपने पति के साथ हो रह रही है। एसटीएफ विभाग ने ये स्टेटमेंट जो हम लोग सुनते थे, देखते थे टीवी सीरियल में, इसमें कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर को इंसाफ मिलता है, एसटीएफ ने उसको चेंज कर दिया। वो ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा इट इज़ ऑल अ मिथ। ये बहुत पुरानी बात रही होगी। आज के समय में गरीब और अमीर, बड़ा छोटा, सब एक बराबर, जाति धर्म कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, सीधा जीरो टॉलरेंस। अपराध करोगे जेल जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। मगर एसटीएफ ने उसको चेंज कर दिया, अपराध करोगे तो ऊपर जाओगे, नो इफ नो बट। वो तो परिस्थिति बस होता है। अगर परिस्थिति वैसी पैदा हो गई तो भाई गोली चलनी है, नहीं तो अरेस्ट होकर जेल जाएगा। अगर वो मारने की कोशिश करेगा तो वो भी मारा जाएगा। अब तो ये बात होने लग गई है कि कोई अगर बड़ा अपराध करता है तो पहले ही लोग बता देते हैं, प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपका विभाग जो है वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करके उसको ऊपर पहुंचा ही देगा, विच इज मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो हमारा एसटीएफ परीक्षाओं में कितना पेपर आउट होता था, बड़े बड़े सब क्रैक किया। फेक करेंसी कितनी चलती थी, बैंकों से फेक करेंसी चलती थी। हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में इंडिया का सबसे बड़ा वो था बैंक चेस्ट में ही
करोड़ों रुपया रख जाता था फर्जी, वहीं से चलाता था बैंक मैनेजर, उसको पकड़ा, हम लोगों ने जेल भेजा। बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद वो विवेचना सीबीआई में गई, पूरे हिंदुस्तान से कई जगह से ये जो एटीएम वो होता है उससे मिला, इतना जांच हुआ। तो ये काम किया, परीक्षा से लेके, हवाला से लेके, एनडीपीएस से लेके, हर क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं। सबको तो जेल भेजे हैं, गौकसी से लेके सबको भेजा गया। कुछ लोग मारे गए जो आदतन अपराधी, दुर्दांत कांटेक्ट किलर थे, जिन्होंने पुलिस को, आम आदमी को मारने की कोशिश किया, उसको गोली लगी, उसमें भी कुछ बचे, कुछ मरे। आजकल कोई भी दुर्घटना होती है, हादसा होता है, सॉरी, कोई भी हादसा होता है तो टीम जब बनती है एसटीएफ की, आप ही को क्यों चुना जाता है सारी टीम लीड करने के लिए? नहीं, एसटीएफ की सारी टीमें काम करती हैं। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एसटीएफ नोएडा में हमारी यूनिट वो काम करती है, बरेली वाले काम करते हैं, मेरठ वाले काम करते हैं, अभी बनारस में इनकाउंटर हुआ परसों नरसों, तो सारी टीमें काम कर रही। हाँ, कोई थोड़ा ज़्यादा कर लेता है, किसी को थोड़ा कम होता, काम सब करते हैं, सब पकड़ते हैं, मुठभेड़ भी करते हैं, और बड़ी बड़ी घटनाओं को एक्सपोजर करके जेल भेजते हैं। एसटीएफ, पूरी एसटीएफ काम करती है। तो ये एसटीएफ की इन्वॉल्वमेंट कब होती है? पहले पुलिस में एफआईआर होती है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब वो नहीं कर पाते हैं एसटीएफ करती है, या आप आम जनता डायरेक्टली एसटीएफ को अप्रोच कर सकती है? देखिए, अप्रोच जब बड़ी घटना होती है तो हम लोग स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। मर्डर हुआ तो अभी जरूरी नहीं मर्डर, जिसका मर्डर हो उसके परिवार वाले हमारे पास है, नहीं, मर्डर हो गया इतना पर्याप्त है। वो थाने पे एफआईआर का वो तो प्रक्रिया चलती रहेगी, हम उसको वर्कआउट करने में लग जाते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और बताते हैं कि ऐसा ऐसा मर्डर हुआ है, इसमें हो सकता है, तो हम लोग लग जाते हैं उसमें। इस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं। दंगा फसाद जहाँ होता है वहाँ एसटीएफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वहाँ पुलिस की ज़्यादा नहीं, रहती है, रैपिड एक्शन फोर्स। नहीं, वहाँ भी हम लोगों को लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। दंगे में भी एसटीएफ, हमारे एडीजी सर अभी दंगा हुआ था कई जगह, वहाँ खुद गए एज एडीजी। तो दंगे में या कोई मेला है या कुछ है तो गोपनीय तरीके से लगती है, एसटीएफ भी लगती है। आप जब भी कोई ऑपरेशन लीड करते हैं या ऑपरेशन में आप को लगता है कि सफलता प्राप्त होगी, तो ऑपोजिशन की तरफ से या पॉलिटिकली प्रेशर आपको आंशोर आता होगा, उसको आप लोग कैसे टैकल करते हैं? नहीं, हम लोगों के स्तर पर कोई पॉलिटिकली प्रेशर नहीं आता है, हम लोग कोई प्रेशर मानते भी नहीं है, लेकिन आता नहीं है। फिर हम, आपका सिंगल एक माइंड में टारगेट रहता है कि अपराधी को पकड़ना है, बस हम लोगों का, बस अपराध हुआ तो वर्कआउट करना है, उसमें कोई रुकावट नहीं, और सही सही वर्कआउट करना है। ये मैनिपुलेट भी नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं कि किसी के प्रभाव में हम लोग आके या किसी के लालच में आके कोई काम करना है। एकदम निष्पक्ष होके हम लोग उसको, उस घटना का अनावरण करते हैं, दोषी को सजा दिलाने का काम करते हैं हम लोग। मुझे लगता है साई साहब, बहुत जल्दी आपके ऊपर भी कोई सीरीज या मूवी बनने वाली है, पिक्चर। नहीं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है, अब पहली बार आप कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। आपके परिवार में मैडम का भी बताया जाता है कि पॉलिटिकल पोजीशन है उनकी, कुछ बताएंगे मैडम के बारे में? कि मेरी वाइफ जो है वो भी नेशनल प्लेयर रही है जूडो की, वर्तमान में वो राज्य महिला आयोग की मेंबर भी हैं, और समाज सेवा के कार्य में उनका काफ़ी मन लगता है, तो सोशल वर्क में बहुत समय देती हैं अपना, लोगों की मदद करने में। उनका भी नेचर बहुत ही सिंपल और सरल है। तो घर में आप जब रहते हैं, और जैसे आपने बताया मैडम ब्लैक बेल्ट हैं जूडो में, जूडो की नेशनल प्लेयर हैं, तो आप घर को, माहौल को कैसे कंट्रोल करके चलते हैं? मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, बच्चे हम लोग मिलके बहुत मस्ती करते हैं। हम जब वॉलीबॉल खेलते हैं तो आके वो लोग भी देखते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, और घर का माहौल मेरे बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप आज भी 2 घंटे वॉलीबॉल खेलते हैं शाम को? पर डे, ऑफिस टाइम के बाद मैं अपना समय खेल मैदान पे ही बिताता हूँ। हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं शाम को। मतलब आपको एक ये एडिक्शन है इस गेम की? बिल्कुल, वॉलीबॉल पर मेरा बहुत ही लगाव है। 7 दिन खेलते हैं? हाँ, पर डे शाम को। जब रहेंगे लोग वर्क में हैं, कहीं बाहर हैं, तो 1-1 महीना छूट जाता है, लेकिन अगर हैं तो ऑफिस से 6 बजे 7 बजे जब भी लौटे, लाइट है, लाइट में हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ऐसा तो नहीं ऑपरेशन करते हैं आप, करने जब जाते हो तो ऑपरेशन करने के बाद आपने अपराधी का जब काम ही लगा दिया, उसको स्वर्गवासी बना दिया, आपने कहा चलो टाइम हो गया वॉलीबॉल करने खेलने चलो?
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कभी मौका मिले, अगर बाहर भी रहे, अगर वहाँ ग्राउंड वगैरह दिख जाता है, समय रहता है, तो मैं खेल लेता हूँ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल पर मेरा बहुत ही लगाव है। आपके बच्चे भी आगे वॉलीबॉल खेलते हैं? हाँ, वो स्कूल में खेलते हैं बच्चे मेरे, अभी छोटे हैं 8th 9th में, लेकिन स्कूल में अपने थोड़ा बहुत खेलते हैं वो। खेलते वॉलीबॉल ही हैं? हाँ, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मैडम कहती हो नहीं जूडो करोगे वॉलीबॉल नहीं करोगे? कोई ना मेरा दबाव है ना उनका। मैं तो चाहता हूँ शूटिंग करें सब। एक छोटा बेटा थोड़ा बहुत शूटिंग भी करता है, लेकिन बड़ा वाला वॉलीबॉल में ज़्यादा उसका मन लगता है, क्योंकि शुरू से देखते आया ना, जो जिस परिवेश में शुरू से आदमी रहता है उसका असर पड़ता है। तो मुझको खेलते हुए देख रहा है वो बचपन से, तो उसका थोड़ा सा झुकाव वॉलीबॉल प्रति है। तो शूटिंग तो आपके तरफ से ही आई होगी आपको देख के? हाँ, मैं कहा कि शूटिंग और इंडिविजुअल गेम है, अगर अच्छा आ जाएगा तो आजकल तमाम स्पोर्ट्स कोटे में चांस है, तुम शूटिंग करो, तो करता है वैसे। आपके परिवार में कोई पुलिस फोर्स में रहा? नहीं नहीं, हम 3 भाई हैं। एक भाई PCS अफसर हैं, SOC हैं गाजियाबाद में, बड़े स्वास्थ्य विभाग में हैं। मैं, पिताजी मेरे शिक्षक थे। पिताजी शिक्षक थे और आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये तो पोल द पार्ट हो गया। नहीं, पिताजी हमारे बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण रखते थे लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति बड़ा लगाव था। वो भी स्पोर्ट्समैन थे। ये जो स्पोर्ट्स का वो मिला है मुझे अपने पिताजी से ही मिला है। आपको क्या लगता है इंडिया का क्या फ्यूचर है वॉलीबॉल में? फ्यूचर तक तो बहुत है, लेकिन यहाँ फेडरेशन की लड़ाई आपस में और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। नहीं तो यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं। इंडिया इतना प्रतिभा स्पोर्ट्स में है नहीं। बस अब चूँकि सरकार में खेलो इंडिया और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हैं कि धीरे धीरे अप हो रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा तो निश्चित ही विश्व के हर खेल में भारत फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। वॉलीबॉल बहुत इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध खेल नहीं है, मगर आपको क्या लगता है उसमें टैलेंट है बच्चों में? वॉलीबॉल साउथ में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, और वॉलीबॉल गरीब और गांव का खेल है। हर गांव में आप जाओगे, जब ग्रामीण क्षेत्रों में निकलेंगे तो कुछ अगर नहीं उनके पास साधन, 2 पोल गाड़ के नेट बांधे, 10 लोग खेल रहे हैं, भले किट में न हो, पैंट में ही खेल रहे हैं। गांव-गांव खेले जाने वाला यही एकमात्र खेल है जो आज भी हर गांव में, पुलिस के हर थाने में, पुलिस लाइन में ग्राउंड होता है वॉलीबॉल का। लेकिन वॉलीबॉल का भी जो विकास चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। वर्ल्ड लेवल पर जो हमको स्थान चाहिए वो अभी नहीं मिला है। इसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश में कई स्पोर्ट्स कॉलेज वॉलीबॉल के बना दिए गए, कई स्पोर्ट्स हॉस्टल बना दिए गए। बच्चों को सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, और सबसे अच्छा है 2% जो कोटा हो गया है गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, उससे लोग अब उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं और खेल की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। निश्चित ही अब वॉलीबॉल का भी विकास होगा। आपने इसको कभी ये सोचा कि जेल में भी जो अपराधी हैं जो सुधरना चाह रहे हैं उनके लिए वॉलीबॉल की? जेल में होता है वॉलीबॉल, होता है, हर जेल में करीब करीब वॉलीबॉल ग्राउंड है जहाँ जगह है, और खेलते हैं लोग, और खेलते हैं लोग। सही साहब, अब हम शुरू करेंगे अपने रैपिड फायर राउंड्स आपके साथ। ओके। देवरिया या लखनऊ? देवरिया। STF या फील्ड पोस्टिंग? STF। प्रेशर या एड्रेलिन? एड्रेलिन। फील्ड पोस्टिंग या STF? STF। STF का इंस्टिंक्ट या इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। मोबाइल फोन एसेट या हेडेक? हेडेक। STF साइलेंस या स्पीड? साइलेंस। रैंक के साथ रिस्पेक्ट या रैंक के बिना रिस्पेक्ट? बिना रैंक के रिस्पेक्ट। चाय या कॉफी? कॉफी। वॉलीबॉल या एनकाउंटर? वॉलीबॉल। STF को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ जो आप बताना चाहेंगे? लोग बिना वजह STF से डरते हैं, भय खाते हैं, जो गलत है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं। STF तो भलाई के लिए बनी है। STF मित्र है सबका, मित्र पुलिस है। STF का डर बेसिकली जो है वो अपराधियों के लिए है। अपराधियों के लिए है। अपराध करोगे तो जाओगे, पकड़े जाओगे या परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी जो भी हो। थैंक यू। आप
रैपिड फायर राउंड जीते साई साहब, थैंक यू। थैंक यू। सो दैट्स रैप ऑफ दिस इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ द इंडी टॉक शो। साई साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप आए, आपने अपनी बातें बताई हैं, इंटरेस्टिंग बातें, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू, वेलकम। Please make sure to like, share, subscribe and hit the bell icon so that you don't miss any episode of the Indie Talk Show. Thank you.